अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक इस चैनल पर आपके लिए ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई हैं जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपये में कारोबार कैसे शुरू होता है। और इन तमाम बिजनेस वीडियोज़ को आपके लिए प्लेलिस्ट में शामिल किया गया है ताकि आप अपना हलाल कारोबार शुरू कर सकें। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली बिजनेस करती हैं वो किस तरह से मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर्स कमाती हैं और आप उसको स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे कर सकते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी अर्निंग का जरिया कैसे बनती है, यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं उसके थ्रू आप अर्निंग कैसे करते हैं। हमने इसके ऊपर बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किया। स्टॉक्स कैसे खरीदे जाते हैं, शरिया नॉन शरिया स्टॉक्स क्या होते हैं, केएमआई इंडेक्सिंग क्या होती है, और डिफरेंट फंडामेंटल स्टेटमेंट्स देखी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी, और उस सब में आपने बहुत अच्छा इन चीज़ों को लाइक किया, हमारे चैनल के साथ जुड़े और आप लोगों को फ़ायदा हुआ। और इस बात से हमें खुशी भी होती है। और अब जो बहुत सारे लोग जिन्होंने हमें नया ज्वाइन किया उनके ये सवालात थे कि हम एज अ बिगिनर इस चीज़ को पहले समझना चाहते हैं ताकि हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो उनके लिए ये 2-4 वीडियोस की सीरीज़ है जिसमें पिछले लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा और नए लोगों को भी इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा पहुंचेगा। सो आज हम ये बात करने वाले हैं कि स्टॉक्स किस तरीके से आते हैं, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होता है सारा सिस्टम, और फिर इसमें हम आगे फर्दर मूव करते जाएंगे जो एक सीरीज़ के साथ चलेगा, और फिर हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ मूव कर जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टॉक्स होते क्या हैं। कंपनीज के पास कुछ शेयर्स होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं जो कंपनीज जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आकर रजिस्टर करती हैं। अब ये हिस्से या शेयर्स होते क्या हैं? सो कंपनीज के जो पूरी की पूरी एक बड़ी कंपनी होती है उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो कि जब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, यानी PSX पे जब वो रजिस्टर होते हैं तब वो अपनी एक एंटिटी चेंज कर लेते हैं, यानी वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनके शेयर्स आम लोग खरीद सकते हैं। इंडिविजुअल लोग खरीद सकते हैं, बैंक्स खरीद सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस खरीद सकते हैं, और उसके बदले वो खरीदने पर हम उन्हें पैसे देते हैं उन बिजनेसेस को, और वो बिजनेसेस उसके बस बिजनेस करते हैं। जो प्रॉफिट आता है उसमें से वो कुछ हिस्सा हमसे शेयर करते हैं जिसे हम डिविडेंड कह सकते हैं। अब ये समझते हैं कि ये हिस्से कंपनी शेयर्स जो है वो PSX पे आकर रजिस्टर क्यों करती है। PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है जो हुकूमत ने बनाया है, इसको सारा सिस्टम हुकूमत मेंटेन कर रही होती है। इसके पीछे आपका नेशनल SBB बैंक भी शामिल होता है, इसके पीछे आपका कह लें कि CDC अकाउंट होता है, इसमें बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ शामिल हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं। तो आपका ब्रोकर के बावजूद, जो बीच में ब्रोकर्स होते हैं वो क्या होते हैं भी हम आगे देख लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके पैसे सेफ रहते हैं। ये बात समझाना ज़रूरी थी कि आपके पैसे जो होते हैं वो सेफ रहते हैं। अब समझते हैं कि कंपनीज ये स्टॉक्स इशू क्यों करती हैं। तो कंपनीज बड़ी कंपनीज होती हैं। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि आपके एरिया में कोई अगर लोकल स्टोर है और वो चाहे कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जाके फंड्स रेज करे, सो वो नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको फॉलो करना होता है। वो भी हम आगे देखेंगे चल के कि वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने मिनिमम बैलेंस होना चाहिए एक बिजनेस के पास कि वो PSX पे आकर रजिस्टर हो सके, और कंपनीज कैसे इशूज़ शेयर करती हैं, बेसिकली अपने शेयर्स जो हैं वो इशू करती हैं, और किस तरीके से उनकी वैल्यूएशन लगाई जाती है कि इस कंपनी की स्टॉक इतने पे ट्रेड होगा। इस सब को इंशाअल्लाह ताला हम कल वाली वीडियोस में भी कवर करने वाले हैं। अब ये देखते हैं कि कंपनीज जो हैं जब अपने इश्यूज स्टॉक्स इशू करती हैं, इसके अंदर उनके मकासद होते हैं कि वो अपने जो एक्सपेंशन है उसके लिए फ़ंड्स लें। उन्होंने अगर बड़े लोन्स ले रखे हैं तो वो उसको रिड्यूस करना चाहती हैं, वो नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस करना चाहती हैं, तो उसके लिए उनको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके बदले वो इन्वेस्टर्स के साथ अपने प्रॉफिट्स को शेयर करती हैं। अब ये समझते हैं कि लोग इन शेयर्स को ख़रीदते क्यों हैं। इसके 2 मकसद होते हैं, एक कैपिटल गेन और दूसरा डिविडेंड। कैपिटल गेन ये होता है कि जब आपने एक कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, मान लीजिए कि आपने एक कंपनी का शेयर 10 रुपये पे ख़रीदा, अब उस कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया और उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ गई, अब और लोग भी उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, उसके ऑनर्स बनना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि कंपनी के शेयर्स लिमिटेड ही होते हैं और आप ऑलरेडी वो शेयर खरीद चुके हैं, तो अब आपसे ही वो लोग, जो नए लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, वो आपसे खरीदेंगे, और ये सब कुछ PSX के डिजिटल सिस्टम पर हो रहा होता है, और रोज़ इस तरह की ट्रेडिंग होती है जिसके अंदर लोग अपने शेयर्स बेचते और ख़रीदते हैं। अब आपने जो 10 रुपये का शेयर ख़रीद रखा था, आज वो 20 रुपये का है, तो आप अपना शेयर बेच देते हैं, जिसके बदले आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होता है, जिसे कैपिटल गेन कहा जाता है।
दूसरा तरीका ये होता है कि बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को होल्ड करते हैं और ऐसी कंपनी जिनका बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग होता है, जिनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अंदाज़ा होता है कि ये कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, वो बिजनेस जब करती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जिस प्रॉफिट में से वो कुछ अमाउंट अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करती हैं, यानी मुनाफे क्या कुछ रकम वो अपने इन्वेस्टर्स को देती हैं, जिसे डिविडेंड कहते हैं। तो इस तरीके से कैपिटल गेन और डिविडेंड के ज़रिए आप लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ बिल्ड करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन होती है उसके अगेंस्ट आप अपनी मनी की वैल्यू को गिरने नहीं देते। अब हम ये समझते हैं कि स्टॉक्स की जो प्राइस होती है ये ऊपर और नीचे किस तरीके से होती है, यानी किसी स्टॉक की प्राइस 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये कैसे जाती है या 100 से 90 रुपये पे क्यों आती है। तो देखें, प्राइस जो है ऊपर नीचे होती है, इसके पीछे डिमांड एंड सप्लाई का फिनोमिना होता है। मतलब ये कि जितनी ज़्यादा डिमांड हो, अगर स्टॉक्स कम है मिकदार में और डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। अगर ज़्यादा लोग बेचना चाहते हैं और कम लोग ख़रीदना चाहते हैं तो प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रही होती है। और ये डिमांड एंड सप्लाई जो होती है इसके पीछे फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनमें से कुछ वजूहात ये होती हैं कि बाज़ औक़ात कंपनी जो है वो बिज़नेस अच्छा नहीं कर रही होती, या कंपनी को किसी बड़े लेवल पे नुकसान हुआ होता है, या गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ जाती है जिसकी वजह से कंपनी का नुकसान दिखाई दे रहा होता है और लोग स्टॉक्स बेचना चाहते हैं। और डिमांड की इंक्रीज़ होने की वजह ये होती है कि किसी का पॉलिसी की वजह से कंपनी को फ़ायदा होता है, इन्फ्लेशन कम हो सकती है, इंटरेस्ट रेट का कम होना हो सकता है, या ओवरऑल सेक्टर के अंदर एक रैली देखी जाती है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है। अब कंपनी की जो अर्निंग्स हैं बाज़ औक़ात उसकी वजह से भी स्टॉक की प्राइस ऊपर और नीचे हो सकती है। इसी तरह गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ग्लोबल मार्केट और इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट, इस तरीके से ये चीज़ें ऊपर और नीचे मूव करती हैं। तो स्टॉक की प्राइस को तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि टाइप ऑफ स्टॉक्स किस किस तरह के हो सकते हैं। ये बहुत सी तरह के हो सकते हैं, लेकिन इसमें हमने 3 वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी कवर की हुई हैं जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर आपके लिए सारा इंट्रोडक्शन मौजूद है। उसमें आप बेसिक गाइड तमाम आपके लिए स्टेप वाइज मौजूद होगी। तो आप ये देखें कि जो आपके लो रिस्क स्टॉक्स होते हैं या आपके ब्लू चिप स्टॉक्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसमें ओजीडीसी एक कंपनी जिसे हम ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी कहते हैं, एंग्रो एक फर्टिलाइजर कंपनी है, एमसीबी एक बैंक है। मीडियम रिस्क स्टॉक्स में आपके पास जो सेक्टर्स आते हैं वो सीमेंट, बैंक या पावर के हो सकते हैं। और हाई रिस्क में आपके जो स्टॉक्स होते हैं वो पेनी स्टॉक्स या स्पेकुलेटिव स्टॉक्स होते हैं। अब जो लो रिस्क के स्टॉक्स होते हैं इनका मकसद ये होता है कि इनकी जो प्राइस है वो एकदम से चेंज नहीं होती, यानी अगर ये स्टॉक आज 200 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड हो रहा है, आप उसको 200 रुपये का ख़रीद सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि ये स्टॉक थोड़ी देर बाद 200 से 300 रुपये का हो जाए। इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है, लेकिन ये 200 से 205, 210, 215, 218, 217 ऊपर नीचे करते रहेंगे। और आप ऐसे फेजेस को जहां पर स्टॉक्स एक ही रेंज के अंदर मूव कर रहा हो, यानी अगर 200 से 210 पे जाना है किसी स्टॉक ने और वो उसके दरमियान कई दिन तक कह लें कि उसी वैल्यू में कभी 203 पे जाता है, फिर 4 पे जाता है, फिर 2 पे आ जाता है, तो ऐसे फेज को आप कंसोलिडेशन फेजेस भी कहते हैं। और ये स्टॉक्स जो होते हैं वो सेफ होते हैं क्योंकि इनके अंदर प्राइसेस बहुत कम वे में ऊपर या नीचे जाती हैं। तो जिन्होंने अपने स्टॉक्स टाइमली बेचने हों उनके लिए ज़्यादा नुकसान नहीं होता। मीडियम रिस्क स्टॉक्स वो होते हैं जिनमें जब पॉलिसीज़ चेंज होती हैं तो उन पे इम्पैक्ट फौरी तौर पर आ सकता है और इसके अंदर जो है प्राइस एकदम से शार्पली अप एंड डाउन हो सकती हैं, लेकिन इसमें भी डेज़ या कह लें कि विद इन डेज़ का फ़र्क आ जाता है। लेकिन हाई रिस्क स्टॉक्स वो होते हैं जो कि विद इन आवर्स आपको बड़े हाई रिस्क के लेवल पे चेंजेस दिखाते हैं। इनके आप जब 5 ईयर के ग्राफ्स देखते हैं तो इसमें आपको वॉलेटाइल किस्म की शार्प पीक्स नज़र आती हैं, यानी एकदम से ऊपर स्टॉक का जाना और फिर एकदम से गिर जाना। इसकी वजह बाज़ औक़ात व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या मुख्तलिफ तरीक़ों से स्टॉक्स की प्राइस को ऊपर बढ़ाना और फिर अचानक से उन स्टॉक्स को बेच देना, जिसकी वजह से प्राइस गिर जाती है। तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर बाज़ औक़ात फंडामेंटल कंपनीज भी मौजूद होती हैं, लेकिन वो कंपनीज जो होती हैं उनका बिजनेस इस तरह का होता है जो किसी पर्टिकुलर सीज़न के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं और बाकी टाइम में वो हाई रिस्क के तौर पे काम कर रही होती हैं। सो इसके अलावा और कौन सी कैटेगरीज या की स्टॉक के टर्म्स आप इस्तेमाल करते हैं? जो की टर्मिनोलॉजीज इस तरह के स्टॉक्स के लिए इस्तेमाल होती हैं उसमें आ जाता है EPS।
ईपीएस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये पी ओवर ई रेशो कैसे कैलकुलेट होती है, डिविडेंड यील्ड क्या होती है, वॉल्यूम, मार्केट कैप, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपके लिए ब्रीफली वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको थंबनेल और टाइटल दोनों से अंदाज़ा हो जाएगा कि किस वीडियो के अंदर क्या बात हो रही है। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि आपने जो शेयर खरीदा था उसके इवज़ कंपनी ने कितनी अर्निंग करी है, और अर्निंग पर शेयर आपको ये बताता है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है। तो किसी भी कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो आपको ये अंदाज़ा देती है। पी ओवर ई रेशो जो है वो आपकी अर्निंग के मुकाबले में आपकी प्राइस को कंपेयर करने का फिनोमिना है। ये कैसे कैलकुलेट होती है ये हमने अभी रिसेंटली फातिमा फर्टिलाइज़र की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी लगाकर स्टडी किया। इसके अलावा उसमें भी हमने अर्निंग पर शेयर को डिस्कस किया, डिविडेंड यील्ड को शेयर किया, और प्रीवियसली हमने इन टॉपिक्स को अलग अलग एक्सप्लेन करके उन पे एग्जाम्पल्स के साथ इन फॉर्मूलाज को लगाया हुआ है। डिविडेंड यील्ड क्या होती है? आपका जो कैश रिटर्न हुआ है, शेयर होल्डर्स के पास जो कैश आता है उसके इवर्स जो कैश रिटर्न का फिनोमिना है उसे डिविडेंड यील्ड कहा जाता है। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि एक दिन के अंदर जो शेयर्स खरीदे और बेचे जा रहे हैं। अब जिन कंपनीज का वॉल्यूम ज़्यादा होता है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना सेफ समझा जाता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर आपने स्टॉक बेचना है तो वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से, यानी ख़रीदार होने की वजह से आप स्टॉक को बेच सकेंगे, या आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद भी सकेंगे। लेकिन जिन कंपनीज का वॉल्यूम कम होता है उनमें आपका स्टॉक बेचना मुश्किल हो जाता है। अगर ख़रीदार कोई ना हो लेकिन प्राइस अपर कैप लगा हुआ हो, यानी आपकी प्राइस मैक्सिमम डे की लिमिट को रीच कर गई है और आप शेयर्स बेचना चाहते हैं ताकि आपको कैपिटल गेन मिले, तब भी आप शेयर्स नहीं बेच पाते क्योंकि कोई ख़रीदार नहीं होता। तो आपको कंपनीज वो चूज़ करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, जिनका ईपीएस अच्छा हो, जिनकी पी ओवर ई रेशो अच्छी हो, जिनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी हो, जिनका वॉल्यूम अच्छा हो और मार्केट कैप अच्छा हो। मार्केट कैप जो है वो कंपनी की टोटल वैल्यू को फाइंड करके बताता है, और ये आपको मुख्तलिफ ऐप्स भी बता देती हैं और पीएसएक्स पे खुद भी मौजूद होती है ये इन्फॉर्मेशन। और अगर हम इसके अलावा देखें कि पीएसएक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपका सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट होना ज़रूरी है। आप पीएसएक्स की लिस्ट वेबसाइट पर जाकर ब्रोकर्स को सर्च कर सकते हैं, जिनमें 5-6 जो बड़े ब्रोकर्स होते हैं। आप उनमें से किसी को भी चूज़ करके अपना केवाईसी अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसमें आपका आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होता है, आपकी ईमेल रिक्वायर्ड होती है, आपका फ़ोन नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, और आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो साथ ही आपके ईमेल के थ्रू आपका सीडीसी अकाउंट भी ओपन होता है। आपके शेयर्स जो आप ख़रीदते हैं वो आपके ब्रोकर से आपके सीडीसी अकाउंट में 2 दिन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर किसी केस में आपके ब्रोकर जो हैं वो लिस्ट में नहीं रहते हैं पीएसएक्स की, या वो उनको ख़त्म कर दिया जाता है पीएसएक्स की इन्वेस्टमेंट के थ्रू का प्रोसेस वो लेकर नहीं चल सकते, तब भी आपके जो स्टॉक्स हैं वो आपके सीडीसी अकाउंट में मौजूद होते हैं और आप फ्यूचर में किसी और ब्रोकर के साथ मूव कर सकते हैं। इवन आपको वो ब्रोकर के साथ वर्क नहीं करना और आप किसी और ब्रोकर के साथ काम करना चाहते हैं, तब भी आप उनको छोड़ के किसी भी नए ब्रोकर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपके जो स्टॉक्स होते हैं वो सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में मौजूद होते हैं, जिसे हम सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी कहते हैं। इसके भी साल के एंड पर कुछ चार्जेस होते हैं। जो ब्रोकर होता है वो आपसे हर ट्रेड के इवज़ कुछ ब्रोकरेज कट करता है। यानी आपने आज अगर ओजीडीसी के कुछ शेयर्स ख़रीदे और वो आपने 300 रुपये का, अगर 200 रुपये के 300 शेयर्स खरीदे फॉर एग्जांपल, और वो 200 रुपये के आपको एक शेयर की कीमत थी, तो उसके इवज़ हर शेयर के इवज़ वो आपसे 0.25% से 0.35% तक हर शेयर की कीमत के ऊपर मज़ीद अपना ब्रोकरेज काटेंगे। क्योंकि कोई भी बंदा डायरेक्टली पीएसएक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, हर किसी को ब्रोकर्स के थ्रू ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो ब्रोकर्स उसकी कुछ अमाउंट कट करते हैं। इसी तरह कुछ टैक्सेस भी इन्वॉल्व होते हैं। फाइलर्स के लिए 15% और नॉन फाइलर्स के लिए 30% टैक्स होता है। आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है आप उसमें अपनी मनी जो है वो डिपॉजिट करते हैं, और उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल और ऐप, मुख्तलिफ जो ब्रोकर्स हैं उनकी अपनी ऐप्स मौजूद होती हैं, जिसके थ्रू आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। जैसे कि जेएस ग्लोबल, इनके बहुत सारे, अब इनका जेएस इन्वेस्ट भी मौजूद है, ज़िंदगी अकाउंट भी मौजूद है, उनके थ्रू आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। बहुत सारी जो कह लें कि ब्रोकरेज कंपनीज होती हैं वो आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं कि उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स आपके साथ लिंक होते हैं और वो आपको गाइड करते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पर आपके साथ कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र मौजूद नहीं होता और आप अपनी ट्रेड खुद करते हैं। अगर आप उनके किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी अमाउंट आपको देनी पड़ती है।
बेसिक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं? तो देखिए, सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का गोल लेकर आना चाहिए। इसके अंदर आप कोई भी स्टॉक्स जब खरीदते हैं तो आप उसको बाय करने के बाद होल्ड करते हैं, जिसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं। इसके अंदर आप ड्यूरिंग दैट टाइम, अगर आप 1 साल से 6 साल तक के लिए कोई इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं तो आपको वक्त मिलता है कि आप अपने स्टॉक्स को एवरेज कर सकते हैं। यानी अगर आज आपने कोई स्टॉक 300 रुपीज़ का ख़रीदा और कुछ दिन बाद आपको उसकी प्राइस कम नज़र आ रही है, यानी 200 रुपीज़ है, तो आपको कुछ पैसे अपने ट्रेड बैलेंस में रखने चाहिए ताकि आप उस स्टॉक को कम प्राइस पे ख़रीद सकें और आपके ज़्यादा प्राइस पे ख़रीदे हुए स्टॉक्स की एवरेजिंग हो जाए। इसी तरह आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग करनी चाहिए ताकि आपको साल के अंदर जब भी कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करें उसके थ्रू भी कुछ अमाउंट मिले। और बहुत सारे लोग कंपाउंडिंग करते हैं, जिसमें वो डिविडेंड की अमाउंट को भी दोबारा स्टॉक्स खरीदने में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। अभी मेरे पास कुछ सवालात थे कि म्यूचुअल फंड और ETF के अंदर कंपाउंडिंग कैसे होती है, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग होती है कि आपने एक स्टॉक खरीदा और आपने वो कम अमाउंट पे ख़रीदा क्योंकि आपको अंदाज़ा था कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इससे रेलेवेंट कोई पॉलिसी आने वाली है या गुड न्यूज़ आने वाली है, जिसकी वजह से आपने उस स्टॉक को ख़रीदा। उसको आपने कुछ हफ्ते या कुछ महीनों तक होल्ड किया और जैसे ही उसकी प्राइस ऊपर गई आपने उस स्टॉक को बेच दिया। ये हम टेक्निकल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है। डे ट्रेडिंग के अंदर अगर अभी ये जायज़ हो गई हो तो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन डे ट्रेडिंग ये होता है कि आपने सेम डे पे बाय किया और थोड़ी देर बाद जब प्राइस इंक्रीज़ हुई आपने उसे बेच दिया। इसमें ज़्यादातर लोगों का नुकसान ही होता है क्योंकि वो टैक्सेस और बाकी चीज़ों को नहीं देख रहे होते और बाय एंड सेल करते हैं, जिसकी वजह से जब आपको डे के एंड पे आपकी ब्रोकरेज कंपनी की तरफ से अगर मेल आती है और आप उसमें अपने स्टॉक्स की ट्रेड को देखेंगे तो बहुत बार आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। डे ट्रेडिंग के अंदर जो एक इशू आता है वो ये है कि आपके नाम पर जो भी स्टॉक्स आप ख़रीदते हैं उनको कम से कम 2 दिन लगते हैं आपके नाम पर ट्रांसफ़र होने के लिए। अगर आपके नाम पे कोई चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हुई और उससे पहले आप उसको बेच रहे हैं तो ये बै कबलस बै कहलाता है, जिसमें बहुत सारी शरई मसाइल आ सकते हैं। इसके लिए आपको अपने इस्लामिक स्कॉलर से पहले गाइडेंस लेनी चाहिए और फिर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन एक फिनोमेना है, यानी आप सिर्फ एक ही सेक्टर के अंदर और एक ही स्टॉक में अपने पूरे पैसे मत लगाएं। मान के चलें कि आपने अगर ₹10,000 इन्वेस्ट करने थे PSX पे और आपके पास मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, लेकिन आपने सारे के सारे पैसे एक कंपनी में लगा दिए। अब वो कंपनी उन दिनों में ज़्यादा अर्निंग नहीं कर रही तो आपका स्टॉक जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उन ₹10,000 में से ₹1,000 एक कंपनी में और बाकी इसी तरह मुख्तलिफ कंपनीज़ में लगाए थे, तो अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपके पैसे डिफरेंट कंपनीज़ में होने की वजह से आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स देते हैं। ऐसे फिनोमेना को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। स्टॉक मार्केट में किस तरह के रिस्क मौजूद होते हैं? स्टॉक मार्केट में बहुत तरह के रिस्क मौजूद हो सकते हैं। एक ये कि प्राइस कभी भी शार्पली फॉल कर सकती है। मार्केट मैनिपुलेशन होती है, यानी पम्प एंड डंप स्ट्रैटेजी। बहुत सारे लोग एक साथ, बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एक साथ बहुत सारे स्टॉक्स खरीदते हैं, जिसकी वजह से मार्केट को लगता है कि स्टॉक की कोई न्यूज़ आ सकती है और लोग स्टडी किए बगैर उन स्टॉक्स को खरीदते हैं और फौरी तौर पर जब उसकी प्राइस मज़ीद ऊपर जाती है तो जो इन्वेस्टर्स की वजह से वो स्टॉक ऊपर जा रहा होता है वो उसको डंप कर देते हैं, यानी वो तमाम स्टॉक्स बेच देते हैं, जिसकी वजह से आपने जिस लेवल पे प्राइस खरीदी थी, स्टॉक खरीदा था, अब स्टॉक की प्राइस उससे नीचे चली जाती है। इसे पम्प एंड डंप स्ट्रैटेजी कहते हैं। इसके अलावा जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उनका रिस्क भी स्टॉक मार्केट पे कायम रहता है। लिक्विडिटी का रिस्क जो है वो बायर्स को जब वो सेल कर रहे होते हैं मौजूद रहता है। इसी तरह से इमोशनल ट्रेडिंग जो है वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क समझा जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर, यानी कि प्राइस का कम होने के वक्त आपको लगे कि आज आपका लॉस हो रहा है, लेकिन अगर आप जब तक स्टॉक्स बेचेंगे नहीं आपका लॉस नहीं है। आप अगर होल्ड कर रहे हैं तो विद इन फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स आपके स्टॉक ने ऊपर भी जाना है और तब आप उसको सेल कर सकते हैं।
आप एज अ बिगिनर अपने रिस्क को रिड्यूस कैसे करते हैं? तो रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी का तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए। आपको स्मॉल स्टार्ट करना चाहिए, अपनी सारी सेविंग्स एक साथ मत लगाएं ताकि आप उस प्रोसेस को सीख सकें। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप 10 से 20% अपनी सेविंग का पहले इस्तेमाल करें और स्टॉक मार्केट को समझें। आप पहले मिक्स करें अपने लो और मीडियम रिस्क स्टॉक्स को, उसके थ्रू आप अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करें और उसमें एवरेजिंग करते जाएं। आप अवॉइड करें स्पेकुलेटिव पेनी स्टॉक्स को। रिसर्च करें बिफोर बाइंग, यानी फंडामेंटल स्टेटमेंट्स को पढ़ें, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ें, कंपनी के बिजनेस को देखें और आप इंडेक्स फंडिंग के थ्रू भी शुरू कर सकते हैं। मेज़ान इंडेक्स मौजूद है, KMI 30 इंडेक्स मौजूद है। शरिया कॉम्प्लाइंट के लिए एतबार से आप इनके थ्रू अपनी फंडिंग्स को स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो आते हैं कंपनीज़ के उनको लाजमी ट्रैक करें, तो एज अ बिगिनर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। और अगर बात की जाए कि स्मार्ट इन्वेस्टर टिप्स क्या होंगी, जब मार्केट लो हो तो हाइप का टाइम नहीं होता, यानी कि मार्केट के लो होने पर आपने स्टॉक्स बेचने नहीं है, आपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखना है और क्वार्टरली और एनुअली रिपोर्ट्स को फॉलो करना है। आपने गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ आती हैं SBP और IMF, इनकी न्यूज़ को लाजमी रीड करना है। टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस को लर्न भी करना है और अप्लाई भी करना है। आपने इन्वेस्टमेंट के दौरान में ग्रेड नहीं दिखाना, पेशेंस दिखाना है। आज के वीडियो के हवाले से टेक अवेज की बात की जाए तो हमने समझा कि स्टॉक्स क्या होते हैं, ये कंपनीज के अंदर ओनरशिप लेने का तरीका होते हैं। प्रॉफिट्स आपको कैपिटल गेन और डिविडेंड के जरिए मिलते हैं। बिगनर्स को चाहिए कि वो सेफली स्टार्ट करें, लर्न करें और स्लोली ग्रो करें। नॉलेज और डिसिप्लिन आपको PSX पे सक्सेस दिला सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखेगा। फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।